कहते हैं अमेरिकी नौसैनिकों में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत जो दबदबा, जो रुतबा हुआ करता था, वो खत्म हो रहा है और खामेनेई का खौफ बढ़ रहा है। ट्रंप का ऑर्डर गया तेल लेने, वो कहते हैं नहीं चाहिए, नहीं मानना ऑर्डर, हमें यहां से फ्री करो, हम रिजाइन कर रहे हैं, हम अमेरिका वापस जाना चाहते हैं, हम मिडिल ईस्ट में नहीं फंसना चाहते। जिस टकराव को डोनाल्ड ट्रंप जिद बनाकर बैठे हैं, उसी जंग के लिए तैयार होने से अमेरिकी फौज कतरा रही है। यह मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं। पहले ट्रंप और अमेरिकी आर्मी के दरमियान फूट, सो कॉल्ड, इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दो मत हो गए, दो फाड़ हो गए। बहुत सारे सैन्य अधिकारियों ने कहा कि ईरान पर हमला करना ठीक नहीं होगा, जो बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो ये जंग लंबी खिंच सकती है। और यही बात अमेरिकी सैन्य अधिकारी अब जाकर कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि आप जो प्लान कर रहे हैं वो ठीक प्लान नहीं है। और यूएस आर्मी इस इलाके में महीनों से तैनात है, लेकिन वही यूएस आर्मी इस जंग में जाने से कतरा रही। ईरान पर हमले का सियासी जोश तो है, लेकिन जमीनी हकीकत यह नहीं है। जमीनी हकीकत इससे ठीक उलट है। ईरान पहले ही साफ कर चुका है, अगर हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं रहेगा। इसलिए ईरान से जंग आसान नहीं है, क्योंकि दो चार बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में ईरान का मजबूत नेटवर्क है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर खतरा है, ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता काफी पावरफुल है, रूस और चीन का अप्रत्यक्ष समर्थन, अमेरिका की घरेलू और वैश्विक मजबूरियां भी हैं, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका को आर्थिक युद्ध का भी डर है। अमेरिकी फौज ये जानती है कि ईरान सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि मिलिशिया नेटवर्क, मिसाइल ताकत और क्षेत्रीय सहयोगियों का पूरा जाल है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सख्ती दिखाकर दुनिया को अपनी ताकत का मैसेज दे रहे हैं कि हम बड़े पावरफुल देश हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं करो ना हमला, एक बार कर दो ना, देख लेते हैं। ईरान पर हमला ही तो करना है, दो बॉम्बर ही तो भेजने हैं, भेज लो, कर लो हमला, जैसे जून 2025 में किया था आपने। लेकिन आपको पता है कि इस बार का हमला उस बार के हमले से कितना अलग है। यानी इस बार हमला हुआ तो फिर यहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, इसलिए नुकसान बहुत हो सकता है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं होगा, वो तो अमेरिका में बैठे हुए हैं। सैनिकों का बड़ा नुकसान हो सकता है, और सैनिकों का मामला अमेरिका में बहुत सेंसिटिव है। हर घर सवाल पूछता है किसी भी सैनिक की जान चली जाए तो। और खबर तो यह है कि अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पिछले 8 महीनों से लगातार तैनाती पर है, और अब इसकी तैनाती फिर से बढ़ा दी गई। इससे जहाज पर तैनात सैकड़ों सैनिकों और उनके परिवारों पर दबाव बढ़ रहा है। परिवारों से दूरी सैनिकों को हर पल भारी पड़ रही है। कहते हैं ये विमान वाहक पोत पिछले साल जून से ही समंदर में है। पहले से भूमध्य सागर भेजा गया कि भाई वहां चले जाइए, वहां ड्यूटी कर लीजिए। फिर से कैरेबियन सी में एक मिशन के लिए मोड़ दिया गया। बाद में फिर से अटलांटिक पार कराकर इसे मिडिल ईस्ट में भेजने का ऑर्डर जारी किया गया। दुनिया जानती है कि ईरान को डराने के लिए तैनाती की गई। ये ठीक वैसे ही किसी के कनपट्टी में बंदूक रखकर उसका साइन ले लेना। लेकिन ईरान कह रहा है कनपट्टी में बंदूक लगाई तो गोली मार दो, तो देखने वाली क्या चीज है इसमें। बाद में आपको जो करना वो करना। लेकिन अमेरिका टस से मस नहीं हो रहा, अमेरिका हमला नहीं कर रहा। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य तौर पर शांति काल में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती करीब 6 महीने की होती है, लेकिन जेराल्ड आर फोर्ड के सैनिक पहले ही 8 महीने से घर से दूर है, और अब यह अवधि 11 महीने तक पहुंच सकती है। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे लंबी लगातार तैनाती का रिकॉर्ड टूट सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर तैनात कई जवानों ने बताया कि वो मानसिक और भावनात्मक दबाव में। अमेरिकी सेना अब नौसेना छोड़ने पर भी, यानी कि कई जवान वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत हो गया, नौसेना छोड़ रहे हैं। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन डेविड
स्कारोसी ने भी माना कि तैनाती बढ़ाए जाने से जहाज पर तैनात जवानों का हौसला जवाब दे रहा है। करीब 5000 जवान इस जहाज पर तैनात हैं, जिसमें कई 20 से 25 साल के युवा हैं, जो पहली बार इतनी लंबे समय तक घर से दूर रहे। जहाज की गतिविधियों को गोपनीय रखा जाता है, इसलिए परिवार को भी संपर्क करने के लिए बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं। कहते हैं कभी कभी तो 2-3 हफ्ते तक कोई बातचीत ही नहीं हो पाती। अब जरा आपको यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद आपको यह भी दिखाएंगे कि आखिरकार इस चलते फिरते सैन्य बेस में आखिर अमेरिकी सैनिकों की चुनौती क्या है, जिससे वो नेवी तक छोड़ देने की बात कर रहे हैं। क्या ये खामेनी का खौफ है या फिर कुछ और है? लेकिन पहले तस्वीर देखिए, एक भव्य आलीशान शानदार यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, चलता फिरता समंदर की छाती पर एक सैन्य बेस। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की लंबी तैनाती का असर दिखने लग गया है। आपने एक हिंदी फिल्म देखी होगी, उस फिल्म का नाम था टॉयलेट, एक प्रेम का था। लेकिन यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में एक अलग कहानी चल रही है। टॉयलेट एक युद्ध का था। जी हां, जंग ईरान से जब लड़ेंगे, लेकिन यहां तो टॉयलेट से जंग भारी पड़ रही है अमेरिकी सैनिकों पर। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के सीवेज सिस्टम में ऐसी दिक्कत आ गई है कि जहाज में 70% तक के टॉयलेट काम ही नहीं कर रहे। सैनिकों को टॉयलेट यूज करने के लिए 45 मिनट का इंतजार करना पड़ता है। यानी जंग से पहले यूएस आर्मी को टॉयलेट से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और इसलिए अमेरिकी नौसैनिक सरेंडर कर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो यहां से बोरिया बिस्तर समेटकर वापस अमेरिका में चले जाएं और आराम से अपने टॉयलेट में बैठे। यूएस नेवी के जेराल्ड आर फोर्ड में टॉयलेट का जो संकट है बहुत बड़ा हो गया है। कहते हैं युद्धपोत पर तैनात करीब 4000 अमेरिकी सैनिक, और टॉयलेट में इतनी भारी परेशानी है कि एक सैनिक 45 मिनट तक इंतजार करता है, तब जाकर बारी आती है। जहाज का सीवेज सिस्टम बार बार चोक कर जाता है, जिसकी वजह से सैनिकों को भारी परेशानी होती है। खराब हाइजीन की वजह से जवानों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। मिशन से पहले लॉजिस्टिक फेल्योर उजागर हो रही है, जिसकी वजह से सैनिकों का मनोबल डाउन हो रहा है। पूरे जहाज पर 650 टॉयलेट हैं 4000 लोगों के लिए। ये टॉयलेट वैक्यूम टेक्नोलॉजी से चलाए जाते हैं। नौसैनिकों का कहना है कि समस्या नियंत्रण में है और मिशन पर इसका असर नहीं पड़ा, यानी कि इस जहाज के अधिकारियों का। लेकिन कुछ जवानों ने अपना दुख भी साझा किया। यहां महिला जवान भी हैं। एक आर्मी जवान ने बताया कि फरवरी की शुरुआत में वो अपने बेटे को लेने के लिए जाने वाली थी, लेकिन तैनाती बढ़ने की खबर सुनकर प्लान रद्द करना पड़ा। ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी मुश्किल है। एक तरफ वो ईरान पर सैन्य दबाव बनाकर अपनी सैन्य ताकत दिखाना चाहते हैं, दूसरी तरफ सैनिकों का मनोबल गिर रहा है और परिवार के लोगों का धैर्य भी टूटने लगा है। तो क्या जंग से पहले, ईरान पर हमले से पहले अमेरिकी आर्मी में फूट पड़ गई? ट्रंप और अमेरिकी आर्मी के आला अधिकारियों के बीच फूट की खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ईरान पर हमले को लेकर मतभेद गहरा गए हैं। ईरान पर अमेरिकी जो कार्रवाई है उसको लेकर अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ने असहमति जताई है। अमेरिकी सेना के चेयरमैन ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह जो टीम है उसको सलाह दी है जनरल डैन केन ने। जनरल डैन केन ने कहा है कि ईरान पर हमला करना अभी रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ी भूल होगी, जोखिम भरा होगा। ईरान पर हमला करना वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन से बिल्कुल अलग है। ईरान के पास मजबूत डिफेंस है
क्षेत्रीय सहयोगी है, जवाबी क्षमता है। इससे अमेरिकी सेना को बहुत भारी नुकसान का डर है और इससे वैश्विक असर की भी आशंका है। जनरल डैन केन का इशारा कहीं ना कहीं रूस और चाइना की तरफ भी। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई से पहले जिनेवा में होने वाली वार्ता को पूरा मौका दिया जाए। दोनों का प्लान है कि वो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मिलकर समझौते की संभावना तलाशें। उनका तर्क है कि समय पर अमेरिका के पक्ष में फैसला हो और जल्दबाजी में हमला करने से कूटनीतिक दबाव टूट जाएगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी आंतरिक बैठकों में सवाल उठाए कि अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका किस हद तक फंस सकता है। हालांकि वो हमले के पूरी तरीके से खिलाफ नहीं है, लेकिन वो रिपरकशंस जानते हैं। वो जानते हैं इसका असर क्या हो सकता है। ट्रंप ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज मत सुनाओ, ये मीडिया की बनी बनाई कहानी है कि जनरल डैन केन ईरान के खिलाफ युद्ध के विरोध में है। ट्रंप कहते हैं कि जनरल केन युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर सैन्य कार्रवाई का फैसला होता है तो उनका मानना है कि अमेरिका इसे आसानी से जीत सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि केन ईरान को अच्छी तरह जानते हैं और पहले मिडनाइट हैमर ऑपरेशन का नेतृत्व कर चुके हैं, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ट्रंप ने दोहराया कि आखिरी फैसला न डैन केन करेंगे, न जेरेड कुशनर करेंगे, न जेडी वांस करेंगे, न खामेनेई करेंगे। आखिरी फैसला तो मैं ही करूंगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, हर मोर्चे पर थकी हुई अमेरिकी फौज और अब एक और राजनीतिक युद्ध का बोझ उठाने की चुनौती। जाहिर सी बात है, अमेरिकी फौज इतनी थक चुकी है इस इलाके में कि वो अब नहीं चाहते कि एक और ऐसी जंग शुरू हो जाए जो 5 साल, 10 साल, 20 साल तक चलती रहे और उसका कोई नतीजा ना हो। अमेरिका का इतिहास युद्ध से अछूता नहीं है। अमेरिका ने कई युद्ध लड़े, लेकिन शायद एक आध जीती हो, मुझे बहुत ठोस तरीके से याद नहीं है। अफगानिस्तान भी नहीं जीत पाए, सीरिया भी नहीं जीत पाए, इराक भी नहीं जीत पाए, वियतनाम भी नहीं जीत पाए। वैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उनमें से ज्यादातर नतीजों में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका ने कितनी लड़ाई लड़ी, जंग का परिणाम क्या रहा, इसके बाद डिटेल से बताएंगे। इस हार का विश्लेषण भी करेंगे, यानी कि कितनी जंगें अमेरिका ने हारी हैं। वियतनाम युद्ध, 20 साल की लंबी लड़ाई, हाथ कुछ नहीं आया अमेरिका के, ढाक के 3 पात, भारी नुकसान के बाद भागना पड़ा वहां से। यह पहली बड़ी सैन्य सफलता थी। अफगानिस्तान युद्ध, $2 ट्रिलियन खर्च डाले, 20 साल तक हथियार, गोला बारूद खर्च करते रहे और अंततः अफगानिस्तान से गए और जिसके खिलाफ लड़ रहे थे उसी को देकर चले गए, यानी कि तालिबान को ही हैंड ओवर कर दिया। बोले लो तुम्हारा देश, हम जा रहे हैं यहां से। मजबूरी में अमेरिकी सैनिकों को यहां से यूटर्न लेना पड़ा, भागना पड़ा। अमेरिकी सेना की हार और असफलता के इतिहास से पन्ने पटे पड़े हैं। इराक युद्ध, आरोप था कि हथियार है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। देश का बिखराव और अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख डूब गई। लेकिन लीबिया अभियान में क्या हुआ? देश पूरी तरह से तबाह और अराजकता में डूब गया अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद। लेकिन बाद में अमेरिका ने खुद को किनारे कर लिया। अमेरिका ने लीबिया छोड़कर निकलने में भलाई समझी, क्योंकि अमेरिका ने लीबिया में स्थिरता लाने की जो कस्में खाई थी उसमें नाकाम हो गए थे। वियतनाम जंग में भी यही हुआ। 1950 के दशक में शुरू हुआ, 19 साल तक ये युद्ध चला। लक्ष्य था कि कम्युनिस्ट उत्तरी वियतनाम और वियतकॉन्ग को हराकर दक्षिणी वियतनाम में लोकतंत्र को मजबूती देंगे। अमेरिका ने बहुत जबरदस्त हमला किया था, भारी बमबारी, जमीनी युद्ध, बड़े पैमाने पर सैनिक तैनाती का रास्ता अपनाया। जिस तरह के हालात आप आजकल ईरान में देख रहे हैं, ठीक वैसे ही घेरा था वियतनाम को। लेकिन भारी सैन्य शक्ति के बावजूद अमेरिका अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाया।
वियतनाम की आर्मी की गुरिल्ला युद्ध स्ट्रैटेजी के आगे अंततः अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा। 1973 में समझौता हुआ और अमेरिकी सेना वापस चली गई और 1975 में साउथ वियतनाम भी कम्युनिस्ट उत्तर के नियंत्रण में आ गया। यह स्पष्ट हार अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका था। अमेरिका की छवि को भारी नुकसान हुआ और युद्ध के खर्च, जानमाल और व्यापक विरोध ने समाज को विभाजित किया। साल 1955 में शुरू होकर 1975 चला और छद्म युद्ध अमेरिका के माथे पर एक ऐसा दब्बा है जिसे वो आज तक नहीं छोड़ा पाए। और ऐसे ही एक और युद्ध के बारे में जान लीजिए, उसके बाद अगली स्टोरी की तरफ चलेंगे। अफगानिस्तान वॉर। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। 9/11 के आतंकवादियों को पकड़ना था और तालिबान के शासन को उखाड़ फेंकना था अफगानिस्तान से। शुरुआत में ओसामा बिन लादेन जैसे लक्ष्य पूरे हो गए, लेकिन लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ी अमेरिका के लिए अग्नि परीक्षा बनती चली गई। आए दिन तालिबान से मुठभेड़, आए दिन हमला, आए दिन अमेरिकी सैनिकों की मौत। अफगानिस्तान में अमेरिका लगभग 20 साल तक फंसा रह गया और इस दौरान अमेरिका और उसके सहयोगियों ने बड़ी संख्या में सैनिक खोए, अरबों डॉलर लुटाए और वहां पर एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई। बावजूद इसके अमेरिका 20 साल के बाद सरेंडर कर गया और सत्ता वापस तालिबान के हाथ में छोड़कर अफगानिस्तान के काबुल से भाग निकला और बड़ी संख्या में अपने वेपन्स भी छोड़ गया, जो हथियार आज की तारीख में तालिबान के लड़ाके इस्तेमाल करते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। यही कहानी अब बनती दिख रही है ईरान में। ईरान में अमेरिका घुसना तो चाहता है, लेकिन अमेरिका को यह नहीं पता यहां से निकलेंगे कैसे। और यही बात वहां के सैन्य अधिकारी डैन केन भी कह रहे हैं। यानी कि अमेरिका अगर युद्ध में जाता है तो फिर वापसी तुरंत बहुत मुश्किल है। देखना होगा इस बार अमेरिका क्या फैसला लेता है। बहुत हद तक मुमकिन यह भी है कि अमेरिका अटैक ना करे और कोई डील कर ले ईरान के साथ। कुछ अगर ईरान को देना भी पड़े तो चलो ठीक है, आप परमाणु कार्यक्रम चलाइए, लेकिन सिर्फ एनर्जी के लिए आप 40-50% से ज्यादा यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे। हथियार के लिए 90% एनरिच यूरेनियम चाहिए होता है, तो ये 40-50% तक डील बन जाए और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी डील बन जाए कि आप इजराइल और अमेरिका पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी दुनिया एक तरफ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।